अच्छा, फिजियोथेरेपी क्या होती है और ये किस हाँ। तरीके से मदद करती है? देखो फिजियोथेरेपी एक ट्रीटमेंट नहीं होता, एक पूरा प्रोफेशन है, ठीक है? जिसमें हम पेशेंट को अच्छे से असेस करते हैं, चेक करते हुँ, हैं। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो बोलते हैं हमें थेरेपी करानी है बस। तो फिजियोथेरेपी एक ट्रीटमेंट नहीं है, समझे हम, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक प्रोफेशन है, एक थेरेपिस्ट होता है जिसको पूरी पूरी पढ़ाई करता है वो, और हमें असेस करता है और ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली बताता है। तो ट्रीटमेंट नहीं है, प्रोफेशन है, और एक थेरेपिस्ट बहुत सारी चीज़ें आपको गाइड कर सकता है आपके ट्रीटमेंट के लिए। फिजियोथेरेपी में कितनी शाखाएँ होती हैं? देखिए फिजियोथेरेपी में बहुत सारे ऐसे डिसिप्लिन्स होते हैं, ऐसे ब्रांचेस होती हैं, जैसे कि बच्चों के केस में अगर जाएं तो पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी होती है। अगर अगर बूढ़े लोग हों तो जीरियाट्रिक्स बोलते हैं उसको, वो होती है। विमेंस हेल्थ में जहाँ तक जाएं डील करते हैं तो विमेंस हेल्थ फिजियोथेरेपिस्ट होता है, फिजियोथेरेपी होती है। उसी में बहुत सारी पेल्विक फ्लोर फिजियोथेरेपी, बहुत सारी सब ब्रांचेस होती हैं। और ऐसे ही हमारे पास अगर जॉइंट पेन, मसल पेन हो तो मस्कुलोस्केलेटल या ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी बोलते हैं। अगर किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो जाए, लकवा हो, पैरालिसिस जैसे अटैक हो तो उसको न्यूरो फिजियोथेरेपी या न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट उसको हैंडल करता है। तो स्पोर्ट्स की भी ब्रांच होती है। तो ऐसे बहुत सारे हैं हमारे पास, कार्डियो भी है। तो बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं और सबके अपने अपने अलग अलग रोल होते हैं। फिजियोथेरेपी में कितना मिनट लगता है एक सेशंस में? देखिए और फिजियोथेरेपी में जहाँ तक बात रही ड्यूरेशन की, तो आधे घंटे से लेके एक्सरसाइज, और अगर पेन भी मैनेज करना है तो 45 मिनट से लेके 1 घंटा तक लग जाता है। और डिपेंड करता है कि पेशेंट की करंट प्रॉब्लम क्या है, उसी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो ड्यूरेशन वेरी करता है केस टू केस पे। ओके। और जैसे बुजुर्गों के केसों में जैसे बहुत से बुजुर्ग गिर जाते हैं तो उसमें हम किस तरीके से फिजियोथेरेपी हेल्प कर सकती है उसमें? देखिए बुजुर्गों के केस में फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिजियोथेरेपी कराने के लिए पेशेंट की कोई एज लिमिट नहीं है। छोटा बच्चा 1 साल से लेके महीने तक का बच्चा, और बुजुर्ग 80-90 साल तक के बच्चों की लोगों की थेरेपी हो सकती है। जिसमें बुजुर्गों के लिए खास 60 के अबव उनको गिरने की संभावना बढ़ जाती है, तो उनको बचाया जा सकता है। वो जो उनके गिरने के रिस्क हैं, जो मोर देन 80% घर में होते हैं, बाथरूम में होते हैं, तो वो रिस्क ऑफ फॉल से प्रिवेंशन की जा सकती है उनकी, जिसमें कुछ सर्टेन एक्सरसाइज होती हैं। हमारी वीडियोस अवेलेबल हैं चैनल पे, तो कोई देखना चाहे तो रेफर कर सकता है फॉर दी एडल्ट्स। जैसे कि आजकल छोटे बच्चों को बैलेंसिंग की दिक्कत है, चलने में दिक्कत है, डब्ल्यू सिटिंग हो गई, तो इस केसेस में फिजियोथेरेपी का क्या मदद कर सकती है? देखिए बैलेंसिंग इश्यूज अगर कोई वैसे एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं है तो बच्चों को कोई ऐसी प्रॉब्लम आती नहीं है। हाँ, लेकिन 5 साल से लेके 10-12 साल तक उनकी ग्रोइंग बोन्स होती हैं, तो बच्चे कई बार डब्ल्यू सिटिंग करते हैं, बैठते हैं, बट लॉन्ग टर्म में उनको प्रॉब्लम तब तक नहीं आती जब तक उनसे कोई इश्यूज नहीं आ रहे हैं। तो अगर आप देख रहे हैं बच्चे के अंदर कोई एविडेंटली कि गलत तरीके से चलते हैं बच्चे, छोटे बच्चे हैं, तो आप परेशान ना हो, अपने ऑर्थोपेडिक को जाके मिलकर दिखा सकते हैं। अगर उन्हें कुछ लगता है डेफिशिएंसी है तो पूरा करेंगे, और अगर नहीं कुछ लगता है तो आपको परेशान नहीं होना है। 12 साल से ऊपर के बच्चे अगर आपको लगता है कि अभी भी गलत तरीके से बैठते हैं या एक सर्टेन पोजीशन में पेन बताते हैं, तो ऑफ कोर्स उनको फिर हमें दिखाया जा सकता है, हम उन्हें चेक करेंगे और अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट दिया जाएगा। एक सवाल आपने बीच में कॉस्ट को लेके पूछा था। कॉस्ट आजकल बहुत पेशेंट्स पूछते हैं कि कॉस्ट हम्म। कितनी होनी चाहिए थेरेपी सेंटर की, और थेरेपी में कितना टाइम लगेगा, देखो ड्यूरेशन जैसे मैंने आपको बताया कि आधे घंटे से लेकर 45 मिनट। जहाँ तक कॉस्ट की बात है, फिजियोथेरेपी में ऐसा है कि हर सेशन, हर ट्रीटमेंट एक थेरेपिस्ट के एक्सपीरियंस पे और क्लिनिक की फैसिलिटी पे डिपेंड करता है। तो कुछ सेशन कुछ जगह पर आई थिंक 100 रुपीज भी चार्ज करते हैं, और एक एवरेज 100, 200, 400, 500 और 1000 रुपीज तक के सेशंस भी होते हैं। अब पेशेंट कह सकता है कि सब कुछ कराते तो सब कुछ सेम है, लेकिन बहुत मैटर करता है अप्रोच थेरेपिस्ट की, कि क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, अपना कितना इनपुट डाल रहे हैं, बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। और क्वालिटी सर्विस तो कॉम्प्रोमाइज नहीं होती। देखिए क्वालिटी दे रहे हैं तो चार्जेबल तो रहेगा, बट एक एवरेज कॉस्ट मान के चले तो 300, 350 टू 500 तक आई गेस इतना चार्जेबल होते हैं पर सेशन। पैकेजेस पे डिस्काउंट मिलता है। आजकल गर्दन के दर्द बहुत कॉमन हो गए हैं, तो गर्दन के दर्द में कैसे सावधानी रखनी चाहिए, और जैसे प्रोफेशन उस तरीके का है, डेस्कटॉप जॉब हो गई, तो उसमें किस तरीके का पोस्चर रखना चाहिए पेशेंट्स को? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि कोविड के बाद से अभी तक भी गर्दन के पेन की कंप्लेंट्स बहुत आती हैं, और मोर देन 80-90% केसेस में पोस्चर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो अगर बात करें डिजिटल डिवाइसेस की, तो आज भी बहुत यूज होती हैं, लोग बहुत इंस्टाग्राम, रील्स, फेसबुक बहुत यूज करते हैं। तो उन सब केसेस के अंदर जब वो गलत तरीके से बैठते हैं, झुका के बैठते हैं गर्दन अपनी, एक सबसे बड़ा कारण यही होता है नेक पेन का। तो जैसे मैं आपको आपकी पोजीशन में करेक्ट करूं, तो आप अगर पीछे होकर कंफर्टेबल बैठे, बैक सपोर्ट लगा के बैठे, यहाँ पर बैक सपोर्टेड हो, तो नेक अपने बॉडी के ऊपर अधिकतर रहती है। तो इसी चीज में आप काफी अपने नेक के पेन बचा सकते हो।
और उसके बाद फिर एक्सरसाइज होती हैं। सबके पेन सेम नहीं होते हैं, तो मुझे लगता है अगर आपको कोई ऐसा पेन हो, प्रॉब्लम हो जो जा नहीं रहा हो, तो अपने थेरेपिस्ट जरूर मिले और उसको पता लगाएं और ट्रीटमेंट लें, सही ट्रीटमेंट लें। कि बैक की केस भी आजकल बहुत कॉमन है, तो बैक में किस तरीके से सावधानी रखनी है? जैसे मैंने बताया, नेक पेन भी हाँ। पोस्चर की वजह से होते हैं, हम्म। बैक पेन में भी पोस्चर होता है। कोई भी पेन जो आपको 3 महीने से ज्यादा है, उसको वो अपने आप नहीं जाएगा, तो उसके लिए जरूर अपने ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को दिखाएं। नहीं दिखाए, नहीं तो हम मूवमेंट के डॉक्टर कहलाए जाते हैं, तो आप थेरेपिस्ट को अपने आसपास मिले, हॉस्पिटल में मिल सकते हैं, कहीं पर आपको अवेलेबल हो। अपने बैक पेन का कारण पता लगाएं। जब तक असेसमेंट नहीं होगा, कारण पता नहीं होगा, तब तक आप ट्रीटमेंट आपको सही नहीं मिलेगा, लॉन्ग टर्म रिलीफ नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे कि बहुत से पेशेंट बोलते हैं कि हमने पहले से ही फिजिशियन को दिखा लिया है, तो हम दोबारा से फिजियोथेरेपी में क्यों कंसल्ट करें या क्यों चेक कराएं? तो इस तरीके की कंडीशन में कैसे डील करना चाहिए? हमारे पास मुझे लगता है, और बहुत सारे थेरेपी सेंटर्स में ऐसा होता है कि पेशेंट प्रिस्क्रिप्शंस लेके आते हैं। एक उनको पता होता है कि अगर पेशेंट इतने इन्फॉर्म्ड हो, तो उन्हें लगता है कि हमें पता है सब कुछ कि हमें मुझे क्या प्रॉब्लम है। तो देखिए, उन सब पेशेंट्स के लिए, उनके लिए मेरा जवाब होगा कि फिजिशियन से भले आपने बताया हो, ऑर्थोपेडिक को आपने दिखाया हो, लेकिन हमारा अपना एक असेसमेंट होता है, क्योंकि हमारे साथ 45 मिनट 1 घंटा पेशेंट बिताता है, रोज आता है, तो हमें उसकी मूवमेंट के बारे में ज्यादा पता होता है। तो हमारे लिए असेस करना एक सही और अच्छे क्वालिफाइड थेरेपिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम असेस करें, उसको जान लें, उसकी प्रॉब्लम थॉरली। तो असेसमेंट तो हमारा एक होता ही है और वो चार्जेबल होता है। तो अगर आपका कोई थेरेपिस्ट सेंटर में जाके थेरेपी एकदम स्टार्ट कर दे बिना पूछे, डिटेल लिए, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो जरूर कुछ ना कुछ मिस कर रहे हैं। असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे आजकल नी के पेन भी बहुत कॉमन हो गए हैं, तो नी के पेन में फिजियोथेरेपी किस तरीके से हेल्प करती है? देखिए, नी के पेन तो एक्चुअली बहुत कॉमन हो गए हैं। नेक पेन और बैक पेन से ज्यादा कॉमन हो गए हैं। 30-35 में नी आर्थराइटिस की प्रॉब्लम यानी गठिया की प्रॉब्लम दिखाई देने लगती है, अर्ली चेंजेस आने लगते हैं, नी पेन पेशेंट बताता है। तो उस केस में लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा रोल है। अपने लाइफस्टाइल में खाने पीने को ठीक करें, रेगुलर एक्सरसाइजेस करें, कस्टमाइज एक्सरसाइज नी के लिए अगर नी पेन है, नहीं तो नॉर्मल भी कुछ भी करें, लेकिन मूवमेंट में रहे, हमेशा सिडेंटरी में ना जाएं, लेट खाना ना खाएं, पानी ठीक रखें, अपना लाइफस्टाइल को बेसिकली ठीक करना है। तो ये नी पेन जैसी प्रॉब्लम्स बहुत लेट आएंगी भी, तो क्योंकि डीजनरेशन है, जैसे बाल वाइट होते हैं, ऐसी बोन्स भी डीजनरेट होती हैं, तो पेन कॉमन है, लेकिन मैनेज किया जा सकता है एक अच्छे फुटवेयर के साथ, वेट मैनेजमेंट के साथ में, अपने शुगर अगर प्रॉब्लम्स है तो उन्हें कंट्रोल करके और रेगुलर एक्सरसाइज करके, तो नी पेन को कंट्रोल और मैनेज किया जा सकता है। ठीक है। और जैसे आजकल लोग एक्सरसाइज नहीं करते, तो एक्सरसाइज की आजकल क्या वैल्यू है, कितनी इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, बहुत ज्यादा, हेल्दी बना सकते हैं? बहुत ज्यादा। देखिए, एक्सरसाइज 20 से 25 मिनट 5 दिन हफ्ते के अंदर, मुझे लगता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप जब खुद करना स्टार्ट करेंगे, आपको खुद से बॉडी एक्टिव लगती है, आपको अपना स्टेमिना, स्ट्रेंथ लगता है। कोई जल्दी एज और लेट एज नहीं है। जब आपको लगे 40-45 में आप हैं, 50-55 में आप हैं, एक्सरसाइजेस करना से ज्यादा जरूरी है क्या करना है और कैसे करना है। मैं एक्सरसाइज करती हूँ, मैं वॉक करती हूँ, ये खाली शायद सफिशिएंट ना हो। अगर आपको प्रॉब्लम है कहीं पर और लंबी प्रॉब्लम है, जरूर मीट करें। नहीं तो अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं है और जनरल एक्सरसाइज करना चाहता है, तो नॉर्मल नेक की मूवमेंट्स होती हैं, किसी भी थेरेपी सेंटर में आप जाएं और अपने थेरेपिस्ट से नॉर्मल जनरल एक्सरसाइज सीख लें अगर आपको नहीं पता है तो। पर एक्सरसाइज 20 से 30 मिनट डेली अपने आप को देना, चाहे उसमें स्ट्रेचिंग करें, योगा करें, कुछ भी करें, लेकिन करें जरूर। एटलीस्ट समथिंग इज बेटर देन नथिंग, और प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। कंधा जाम के केसेस, मतलब फ्रोजन शोल्डर के केसेस बहुत कॉमन हो गए हैं, तो उसमें मोबिलाइजेशन किस तरीके से हेल्प करता है और कितना टाइम तक फिजियोथेरेपी करानी चाहिए कंधा जाम के पेशेंट्स को? देखिए, कंधा जाम जो फ्रोजन शोल्डर आपने सवाल मुझसे पूछा है, मैं सोच रही थी कि इसके बारे में सवाल आएगा, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं, लेडीज में ज्यादा कॉमन है, जेंट्स से कंपैरेटिवली। फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं इसको, और कंधा जाम लेमन में। लेकिन सारे शोल्डर के पेन फ्रोजन शोल्डर नहीं होते, सारे शोल्डर के पेन कंधे जाम वाले नहीं होते। तो प्लीज अगेन, असेसमेंट इज इम्पोर्टेंट, जरूर पता लगाएं। और अगर फ्रोजन शोल्डर एक्चुअली में है तो एक लिमिटेड टाइम, 1 महीने से लेके 3 महीने और एवरेज 6-6 महीने लग जाते हैं पेशेंट को रिकवर होने में। डिपेंड करता है कि ट्रीटमेंट क्या लिया जा रहा है, कब स्टार्ट हुआ है। मेडिसिन भी इंपॉर्टेंट होती है, तो मेडिकल मैनेजमेंट भी चाहिए। कई बार स्टेरॉइड की जरूरत भी पड़ती है, लेकिन थेरेपी हेल्प करती है आपको बेटर करने में, रिकवर करने में। जो मूवमेंट आपकी जाम हो गई उन्हें खोलने में, और जाम ना हो उसको कंटिन्यू चलाने में, मोटिवेशन बनाए रखने में, तो काफी हेल्प करते हैं। अब उसमें हमारे पास टेक्निक्स होती हैं, मोबिलाइजेशन होता है, जिसको मैनुअल थेरेपी के अंडर भी आता है। हम शोल्डर को मूव करते हैं, मोबिलाइज करते हैं। तो मोबिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक कोई भी समझदार थेरेपिस्ट आपको जरूर बताएगा कि मोबिलाइजेशन शोल्डर का होगा,
मशीन्स के अलावा। तो सिर्फ मशीन्स पे ना जाएं, क्योंकि उससे पेन तो मैनेज शायद हो जाएगा, मूवमेंट ओपन नहीं होगी और उसमें बहुत समय लग जाएगा। तो मोबिलाइजेशन यानी मूवमेंट कराना शोल्डर को या जो भी जाम हो, वो मैनुअल थेरेपी का पार्ट है और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैनुअल थेरेपी और मोबिलाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया अभी, मोबिलाइजेशन मैनुअल थेरेपी पूरी स्किल्स का एक उसका पार्ट है। मैनुअल थेरेपी में मतलब जो हाथ से हैंड्स ऑन की जाए, उसमें बहुत सारी अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, स्किल्स होती हैं। तो यहाँ पे मोबिलाइजेशन एक हमारी एडेड स्किल है जो हम यूज करते हैं पेशेंट्स के ऊपर अलग अलग जॉइंट्स के पेन में। तो मैनुअल थेरेपी मोबिलाइजेशन एक ही चीज को कह सकते हैं आपके समझ के लिए। तो मैनुअल थेरेपी आजकल काफी कॉमन है, पॉपुलर है, लोग समझते हैं, जानते हैं टर्म। ठीक है, जैसे कि स्पोर्ट्स इंजरी होती है आजकल, मैंने सुना है टेपिंग भी बहुत कॉमन हो गई है। तो टेपिंग का काम क्या होता है यूजुअली? देखिए, टेपिंग हो गई या फिर कपिंग थेरेपीज हो गई, बहुत सारी न्यू ईयर टेक्निक्स आ रही हैं, वेस्टर्न साइड से ज़्यादा है ये टेक्निक्स। आपकी थेरेपिस्ट की एड ऑन स्किल्स जरूर बढ़ाती हैं, अपना एक रोल है, लेकिन सिर्फ कपिंग हो जाएगा पेन ठीक हो जाएगा, सिर्फ नीडल कर देते हैं ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये एक हमारे पूरे टूल बॉक्स का एक टूल है। तो एक थेरेपिस्ट की टूल बॉक्स का एक टूल है, आप उसे कब यूज करना है, उसके साथ एक्सरसाइज करानी है, उसके साथ कुछ और जोड़ना है, ये थेरेपिस्ट की अपनी एक्सपर्टीज होती है। लेकिन सिर्फ कपिंग कराएं, सिर्फ नीडल कराएं, उससे पेन ठीक हो जाएगा। लॉन्ग टर्म रिलीफ अगर चाहिए तो इस टूल का थेरेपिस्ट कैसे यूज करता है वो उसकी अपनी एक्सपर्टीज पे मैटर करता है। बट हाँ, ये चीजें हेल्प करती हैं, काफी एविडेंसेस हैं जो बताते हैं कि ये चीजें हेल्प करती हैं। जैसे वुमेन्स में ऑस्टियोपोरोसिस बहुत कॉमन हो गई है, तो उसमें किस तरीके से फिजियो का हेल्प होता है? ऑस्टियोपोरोसिस में देखिए कि सर्टेन एज के बाद ऑस्टियोपोरोसिस पता चलता है, तो वहाँ पे एक्सरसाइज मैनेजमेंट, ऑफ कोर्स लाइफस्टाइल किस तरीके का है लेडी का, उनकी एज, उनकी बाकी कोमॉर्बिडिटीज यानी उनको बीपी, शुगर, बाकी और प्रॉब्लम्स हैं, तो उसे मैनेज करना। तो यहाँ पे एक्सरसाइज, एक कस्टमाइज एक्सरसाइज प्लान बताया जाता है उनको। उसमें उनकी अपर बॉडी की एक्सरसाइज, लोअर बॉडी की एक्सरसाइज, और वो जो कर पाए, जिसमें हम ज्यादा ओवर प्रेशर नहीं देते हैं, उन्हें ओवर एक्सर्ट करने के लिए नहीं बोलते हैं। कोई भी ऐसी हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज जिसमें कि जंपिंग वाली हो गई, जुम्बा जैसी एक्सरसाइज हो गई, वो उन्हें स्ट्रिक्टली अवॉइड करनी होती है, करनी जरूरी है। लेकिन योगा मैट वाली एक्सरसाइजेस या बेड पे एक्सरसाइजेस शी कैन एब्सोल्युटली डू, तो वो बहुत इजीली कर सकती है, उसमें कोई नुकसान, कोई भी डर नहीं है किस तरीके का। ऑस्टियोपोरोटिक लेडी को जिसका डायग्नोस हो चुका है, उससे एक्सरसाइज करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि उसकी मसल स्ट्रांग रहे, बोन्स स्ट्रांग रहे और उसके फ्रैक्चर की टेंडेंसी ना हो। सारी इन्फॉर्मेशन दी है मैम आपने, और ऐसे ही हम चाहेंगे कि आगे भी हम और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते रहें। थैंक यू सो मच।